एक कहावत आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सुनी होगी कि जो पैसा है वो सुकून नहीं देता। मान लिया पैसा सुकून नहीं देता, लेकिन अगर किसी के पास पैसा ना हो तो क्या उसके पास सुकून है? ये बहुत बड़ी बात है। लोग हमेशा ये बात बोलकर चले जाते हैं कि पैसे से सुकून नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास भी तो सुकून नहीं है। गरीबी जो है वो इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाती है, ऐसे ऐसे पाप करवाती है जो वो ना चाहते हुए भी करता है, क्योंकि पेट का सवाल है। और इसी गरीबी के चलते लोग ऐसे दलदल में, ऐसी खाई में गिर जाते हैं जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है, एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जो यहां पर बेहद गरीब था, जिसे मालूम था कि वो जो यहां पर करने जा रहा है शायद से उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, लेकिन मजबूर वो इतना ज्यादा हो गया कि ना चाहते हुए भी उसको उस काम को यहां पर करना पड़ गया। और ये गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसको वो आज भी चाह करके भी वापस रिवर्स नहीं कर सकता। उसने इतना कुछ खो दिया है अपनी जिंदगी के अंदर जिसे वो चाह करके भी वापस कभी नहीं पा सकता। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको बता देता हूं। कहानी दरअसल 2018 की है। 2018 में मनीष नाम का एक लड़का था जो यहाँ पे बेहद गरीब था, बहुत कर्जा था उसके ऊपर, और इसी के साथ साथ किसी तरीके से अपनी जिंदगी वो गुजार रहा था। शादी भी नहीं हो पा रही थी उसकी, और एक छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी कंपनी में वो यहाँ पर नौकरी करता था। सुकून नहीं था जिंदगी के अंदर, और इसी के साथ साथ गरीबी उसको दिन प्रतिदिन यहाँ पर मार रही थी। तिल तिल करके वो मर रहा था। एक दिन न जाने किस तरीके से उसका जो फ़ोन था वो यहाँ पे ख़राब हो गया। और अब जैसा आप लोग जानते ही हैं कि फ़ोन जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है ज़िंदगी का, तो उसने एक फ़ोन ख़रीदा। एक एंड्रॉयड फ़ोन था बेसिकली, वो उसने ख़रीदा। इतने भी पैसे नहीं थे उस पर कि वो यहाँ पे एक नया फ़ोन अफोर्ड कर सके, तो इसलिए सेकेंड हैंड फ़ोन उसने यहाँ पर लिया और एक दुकान पर जा कर के उसने एक सेकेंड हैंड फ़ोन यहाँ पर मांग लिया। अगर वो ये फ़ोन नहीं लेता तो एक इतनी बड़ी आफत को वो यहां पर टाल सकता था। एक ऐसे चक्रव्यूह के अंदर जो वो फंसने वाला था उससे वो यहां पर बचकर निकल सकता था, जिसका अंदाजा उसको खुद भी नहीं था। वो उस फोन को ले लेता है और अपने घर आ जाता है। दुखी तो रहता ही था वो, तो घर आकर के उसने यहाँ पर फ़ोन को ऑन किया और नॉर्मल सा जो फ़ोन था वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया। फ़ोन उसको फॉर्मेटेड मिला था, तो जिसने बेचा होगा उसने फॉर्मेट करके यहाँ पे बेचा था। वो फ़ोन उसको मिला और उस फ़ोन को उसने यहाँ पर ओपन किया। एक दिन तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वो फ़ोन भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था। थोड़ा बहुत वो अटकता ज़रूर था, लेकिन इसके साथ साथ वो फ़ोन अच्छा काम कर रहा था। एक दिन के बाद उसको एक नोटिफिकेशन आती है, पैसा कमाना चाहते हो। उसे लगता है ये नोटिफिकेशन कहाँ से आई, क्योंकि कोई उसने ऐसी ऐप उधर इंस्टॉल नहीं करी थी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ उसके फ़ोन के अंदर नहीं थी जिसके चलते उसको ये नोटिफिकेशन आए। ये नोटिफिकेशन दिन में एक बार आई, उसके बाद दिन में 2 से 3 बार वो नोटिफिकेशन फिर से आई, पैसा कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। उसने उसको इग्नोर किया और सोचा कि मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले दिन भी ये सिलसिला कंटिन्यू यहाँ पर चलता रहा। वो दुखी हो चुका था। उसने फ़ोन को दोबारा से फॉर्मेट कर दिया और सोचा कि अब जो है वो मुसीबत टल जाएगी, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम की सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। अगले दिन फ़ोन फॉर्मेट करने के बाद कुछ 2-3 घंटे के बाद में दोबारा से ये नोटिफिकेशन आती है, पैसा कमाना चाहते हो। वो दुखी हो चुका था कि आखिर ये नोटिफिकेशन है क्या। उसने उस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया और एकदम से एक बिल्कुल वाइट स्क्रीन उसके सामने खुल जाती है, जिस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, और धीरे धीरे करके कुछ लिखा हुआ वहां पर आ रहा था, जिसमें लिखा हुआ था, और उस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई थी कि इस फ़ोन के नोट्स के फोल्डर में जाओ, तुम्हें वहाँ पे खजाना मिलेगा। उसने कहा ये क्या मजाक है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसने इसको भी इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार जब ये चीज़ हो ही जा रही थी तो एक बार उसने क्लिक कर ही दिया। और जब वो नोट्स के फोल्डर के अंदर जाता है तो जो वहां पर लिखा हुआ था
उसको पढ़ के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये चीज उसके फोन में तो क्या, दुनिया के किसी फोन में लिखी हुई नहीं हो सकती थी। उस फोन के अंदर जिन को गुलाम बनाने की विधि लिखी हुई थी कि किस तरीके से एक जो जिन है उसके आप मालिक बन सकते हैं, और वो भी महज 11 दिन में। 11 दिन के अंदर अंदर आप एक जिन को अपने काबू में कर सकते हैं। मनीष को अच्छे से मालूम था कि जिन की ताकत क्या है। अगर जिन यहां पर बिगड़ गया या वो उसके काबू में नहीं आया तो अंजाम सीधा मौत होगा, वो जानता था। उसने इस चीज के बारे में सोचना बंद किया और सोचा कि मैं कभी भी उस नोट्स के फोल्डर के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन मरता क्या ना करता, बाहर जो इधर लेनदार थे उनकी लाइन लगी हुई थी, वो रोज आकर के उसको डांटा करते थे, फटकारते थे और बहुत जलील करते थे। समाज में तो इज्जत थी ही नहीं, घर परिवार के लोग भी इज्जत नहीं करते थे। पहले तो उसने सोचा कि ये जो फोन है मैं वापस से उस दुकानदार के पास लेकर जाऊं और उसको बताऊं कि इसके अंदर यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब लेनदारों की लाइन उसके घर के बाहर लगी और उस दिन उसको बहुत अच्छे से फटकार पड़ी और एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि इस तारीख तक अगर पैसे नहीं मिले तो तेरा हश्र बहुत बुरा होगा, तो वो बहुत डर चुका था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। मरते मन के साथ में उसने उस फोन को दोबारा खोला और उस नोट सेक्शन के अंदर चला गया। वहां पर पूरी विधि लिखी हुई थी कि जिन्न को किस तरीके से बुलाना है। वहां पर लिखा था कि ये जो जिन्न को बुलाने की विधि है, ये जो है अमावस्या के अगले शुक्रवार को आपको करनी है। मतलब कि महीने में जिस भी दिन अमावस्या पड़ती है तो उसका जो अगला शुक्रवार आता है उस दिन आपको ये विधि करनी है, और ठीक रात के 12 बजे आपको ये विधि करनी है, और वो भी कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान जो है वो एकदम सुनसान होना चाहिए। ध्यान रहे उस कब्रिस्तान के अंदर कोई भी अघोरी या कोई भी पंडित या फिर कोई भी तांत्रिक मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर शमशान नहीं है तो यहाँ पर कोई खाली इलाका, ऐसा इलाका जिसके आसपास घर ना हो, वो इलाका आप ढूंढ सकते हैं। ऐसा इलाका कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि जहां पर मनीष रहते थे वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया था और आसपास सिर्फ घर ही घर थे। हाँ, वहां से कुछ 5 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान जरूर था, और उस कब्रिस्तान में लोग रात में नहीं आते थे। तो ये विधि जो थी, इसके अंदर और भी बहुत सी डिटेल्स थी जो मैं सारी की सारी तो यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा। मंत्र के साथ में भी ये विधि लिखी हुई थी, तो वो सारी विधि यहाँ पर लिखी थी। और एक बार मनीष जो थे वो कब्रिस्तान की तरफ जाते भी हैं और कब्रिस्तान की पूरी तहकीकात करते हैं कि यहाँ पर लोग अक्सर रात में आते वाते तो नहीं है। 2-3 दिन तक उन्होंने ऐसा करा, और अमावस्या जो थी वो आने वाली थी। अमावस्या आई और चली गई, और उसके 3 दिन बाद जो था, इधर फ्राइडे पड़ रहा था। फ्राइडे में उन्होंने बेसिकली यहाँ पर ठान रखा था कि वो इधर जिनकी साधना करेंगे और उसको अपना गुलाम बनाएंगे। ये जो चीज थी ये उनके ऊपर 100% उल्टी पड़ने वाली थी। और ये उनके ऊपर उल्टी कैसे पड़ने वाली थी, इसका राज जब उनके सामने खुलता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगर वो उस विधि को करते तो 100% सिर्फ निराशा ही उनके हाथ लगती, क्योंकि वो विधि अधूरी थी। उनको इस वक्त इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और भी बहुत सी बातें लिखी थी कि इधर जो है हरे रंग का कपड़ा होना चाहिए, अगर सिल्क का कपड़ा नहीं है तो एक मखमली सा बेसिकली जो कपड़ा है वो होना चाहिए, ताकि ग्राउंड जो है उधर क्रिमेशन ग्राउंड जो है उसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा बिछाया जाए। और इधर जो है सुलेमानी मोती की माला से आपको इधर वो प्रक्रिया करनी है। और इधर अरबी में, मतलब अरेबिक में इधर वो मंत्र लिखा हुआ था। मनीष हिंदी पढ़ना जानते थे, इंग्लिश पढ़ना जानते थे, उर्दू भी पढ़ना नहीं जानते थे, तो अरेबिक तो बहुत दूर की बात है। उन्हें नहीं समझ आता कि आखिर ये चीज़ है क्या। बट किसी तरीके से उन्होंने गूगल ट्रांसलेटर में उस चीज़ को डाल करके किसी भी तरीके से उन्होंने ट्रांसलेट कर ही लिया। वो मंत्र जब ट्रांसलेट होके आया तो हिंदी में उनके सामने वो आ चुका था। अब गूगल ट्रांसलेटर जो है वो इधर कभी कभी उल्टा सीधा भी ट्रांसलेट कर देता है, इसका मनीष को पता नहीं था। मनीष ने वो मंत्र पढ़ा और पूरे मन से उन्होंने सोचा कि मैं इधर जिन की तपस्या करूंगा, जिन को अपना गुलाम बनाऊंगा, और महज 11 दिन की तो बात है। 11 दिन के बाद तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये तो सिर्फ मुसीबतों का आगाज था। मनीष ने यह भी चीज पढ़ी थी कि वो मंत्र जो है दिन में 51 बार पढ़ना है
और 51 बार लगातार उस मंत्र को आंख बंद करके पढ़ना है। 51 बार उसको पढ़ना है और ठीक रात के 12 बजे पढ़ना है, क्योंकि रात के 12 बजे जो जिन्न होते हैं उनकी जो शक्ति होती है अपने मैक्सिमम पे होती है, और इसी के साथ साथ जिन जो है वो सुनसान जगहों पर ज़्यादा मिलते हैं। तो शमशान जैसी जगह जो एकदम सुनसान हो या फिर बिल्कुल ही सुनसान इलाके, वहाँ पर जाकर के जिनकी तपस्या की जा सकती है और पूरे मन से उसको बुलाना चाहिए। पहले दिन जब उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी तो उनको यहाँ पर कोई भी परिणाम नहीं मिला, और इसी के साथ साथ 2 मोतीचूर के लड्डू भी वो लेकर के गए थे। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि मोतीचूर के लड्डू जो है वो जिन खाएगा, क्योंकि जिन को मीठा बहुत पसंद होता है और इस तरीके से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। 11 दिन खत्म होने से पहले ही जिन आपके सामने प्रकट हो जाएगा। पहले दिन उन्होंने लड्डू रखे, उस मंत्र को 51 बार उन्होंने पढ़ा और ठीक रात के 1:13 पर वो उधर से रवाना हो जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं 1:30 बजे के आसपास। घर पहुंच करके सब कुछ नॉर्मल था और उनको लगा कि शायद उनको जिन सपने में दिखाई देगा, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो दिन बिल्कुल नॉर्मल चला गया। उन्हें लगा कि ये सब चीज़ें जो हैं बेकार की हैं। अगले दिन जब वो शमशान घाट में गए तो उन्हें वो लड्डू आधे खाए हुए मिले थे, कि जैसे किसी ने उसको खा लिया है। उनको लगा कि शायद जो जिन है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और सिर्फ 11 दिन का ही तो प्रोसीजर है, तो शायद जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है। और लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये भी सवाल थे कि किसी कुत्ते ने, किसी बिल्ली ने खा लिए होंगे। ये सब कुछ वो सोच रहे थे और मंत्र को भी वो पढ़ रहे थे। उन्होंने दूसरे दिन का भी मंत्र यहाँ पर पढ़ लिया और जिन जो था उनके सामने नहीं आया। उन्होंने यहाँ पर दोबारा से 2 लड्डू रखे और अगले दिन जब वो इधर जाते हैं तो वो दोनों लड्डू पूरी तरह से यहां पर गायब थे। अब उन्हें यहां पर समझ में आ चुका था कि यहां पर शायद ये काम किसी कुत्ते बिल्ली का नहीं है, क्योंकि शमशान में जब वो जाते थे तो उस शमशान के अंदर कोई भी जानवर यहां पर उनको दिखता नहीं था और दिन में भी वो शमशान जो था बिल्कुल वीरान ही रहता था। तो वहां पर किसी जानवर का आना भी इतना सही नहीं था, जानवर वगैरह देखे भी नहीं जाते थे। उन्हें लगता था कि शायद जिन्न ही है जिसने ऐसा करा है। इसी के साथ साथ जब तीसरे दिन वो इस विधि को करते हैं और विधि करने के बाद जब वो अपने सिंहासन से उठते हैं और वो हरा कपड़ा उठा करके अपने साथ में चल रहे होते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि किसी के फुटस्टेप्स उनको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। जिस जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, किसी के फुटस्टेप्स भी उनको उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। वो यहाँ पर आगे जाते हैं और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो लड्डू मैंने रखे हुए हैं इनको देखता हूँ कि इन्हें कोई खाने आएगा या नहीं। वो यहाँ पर धीरे धीरे आगे जा रहे थे और जैसे ही शमशान घाट से वो यहाँ पर बाहर निकले, उन्हें यहाँ पर किसी के लड्डुओं को खाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे हम खाना खाते हुए चबाते हैं ना खाने को, वैसे उन्हें यहाँ पर महसूस होता है। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख लें। इसी के साथ साथ एक मुस्कान उनके चेहरे पर ज़रूर थी कि मेरी जो विधि है वो यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन कितनी बड़ी मुसीबत को वो यहाँ पर दावत दे रहे हैं, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। ये सब सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, 5वें, 6ठे, 7वें दिन इस तरीके से चलता रहता है। और 10 दिन जब हो जाते हैं इस काम को करते करते, धीरे धीरे उनको ऐसा आभास हो रहा था कि उनके घर के अंदर भी कोई मौजूद है जो उनके साथ में यहाँ पर है, उनको लगातार देख रहा है। उनके ऑफिस में भी कोई उनके यहाँ पर पीछे चल रहा है। उनको डर नहीं लग रहा था। किसी भी आम आदमी को यहाँ पर डर लगेगा। वो खुश थे कि मेरी विधि यहाँ पर काम कर रही है। फोन ने तो कमाल कर दिया, उस फोन से मुझे ये चीज़ मालूम चल गई। उनको उस फोन को यहाँ पर फेंक देना चाहिए था या फिर वापस से उस इंसान को दे देना चाहिए था जहाँ से उन्होंने फ़ोन लिया था, लेकिन वो उस फोन के जाल में फंस चुके थे। 11वें दिन की विधि जो थी वो यहाँ पर आखिरी थी। 11वें दिन जब वो इधर विधि करने के लिए बैठे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके सामने भी कोई बैठा है, कोई शख्स जो है उनके सामने बैठा है। उन्हें वो दिख नहीं रहा था, लेकिन एक परछाई का आभास सा जरूर था कि कोई उनके सामने यहाँ पर है। उन्होंने आंखें बंद करी, 51 बार उस मंत्र को पढ़ा और इसी के साथ साथ सुलेमानी मोती से जाप करने लग गए। आज उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। जैसे ही उनका 50वां मंत्र यहाँ पर पूरा हुआ और 51वां मंत्र यहाँ पर शुरू हुआ, उसी वक्त पर उनको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उनके कान के अंदर फूंक मारी है और उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है और उसको हिलाया है कि जैसे तुम जाग जाओ। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मैं पूरी विधि करूंगा। 51वीं बार उन्होंने इधर माला को घुमाया और विधि को समाप्त किया।
इसी के साथ साथ जो मनीष के दोस्त थे उनको पिछले 11 दिन से ये चीज लगातार दिख रही थी कि मनीष चुपचाप रात में कहीं चला जाता है। और उनका एक टाइम था, रात के 10 साढ़े 10 बजे वो लोग इधर टपरी पर मिला करते थे। लेकिन मनीष पिछले इधर 11 दिन से नहीं आता था। वो पूछते भी थे कि भाई तू कहाँ चला जाता है, तो कहता नहीं यार मैं ना कहीं जाता हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। रोज उनका दोस्त जो था वो इधर देखा करता था कि एक हरे रंग का कपड़ा और कुछ हाथ में छुपाया हुआ सामान, इसी के साथ में मीठा सामान लेकर के मनीष वहां पर जा रहा होता था। किसी ने भी उसका पीछा नहीं किया, किसी को भी यहां पर यह नहीं लगा कि मनीष इतनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा है। खैर 11वें दिन जब उनकी ये तपस्या पूरी हुई, उन्होंने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही जो उन्होंने यहां पर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। डर की वजह से नहीं, खुशी की वजह से। सामने एक बेहद सुंदर लड़की पीले रंग की साड़ी में उनके सामने खड़ी हुई थी और वो उनको देखकर हंस रही थी और धीरे धीरे उनको देख करके अपनी पलकें झपका रही थी। मनीष ने जैसे उसको देखा, वो तो जैसे उसके जाल में फंसी गए। इतनी सुंदर लड़की कोई कैसे हो सकती है? उन्हें नहीं मालूम था कि सपना है कि सच है, लेकिन इतने में ही वो लड़की वहां पर ताली बजाती है और कहती है कहां खो गए। मनीष को समझ में आता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। वो लड़की उनके सामने है। मनीष कहते हैं आप कौन? वो कहती है इतने दिन से मुझे बुला रहे हो, मुझे तो आना ही था और मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने मुझे हासिल कर लिया है। मनीष ने इधर जिन्न को हासिल कर लिया था, लेकिन वो जिन्न जो था वो इतना शातिर था कि वो इधर लड़की के भेष में मनीष के सामने आया। जिन्न जो है वो कोई भी रूप में आ सकता है, कुत्ता, बिल्ली, लड़का, लड़की, किसी भी रूप में वो आ सकता है। और वो हमेशा जो है इधर दूसरे आदमी को अपनी तरफ मोहित करना चाहता है। अगर वो मोहित हो जाए तो वो उस जिन्न के शिकार में फंस जाएगा। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो मंत्र जो था वो अधूरा था। वो लड़की के रूप में इधर मनीष के सामने आ गया। जिन्नों का बेसिकली कोई रूप नहीं होता, वो जो असलियत में परछाई उनके आसपास घूमती थी वही असली रूप था जिन्न का। लेकिन वो लड़की के रूप में जब उनके सामने आया, मनीष ये बात भूल ही गए कि उन्हें आखिर उस जिन्न से मांगना क्या है। वो बिल्कुल भूल चुके थे, उन्हें बस वो लड़की दिख रही थी। उस लड़की ने यहां पर कहा मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूं, आप जो भी मुझसे चाहेंगे वो मैं पूरी करूंगी, लेकिन बस मेरी एक दरखास्त है जो आप अगर पूरी कर देंगे तो मैं हमेशा के लिए आपकी आभारी रहूंगी। मनीष ने कहा ऐसा क्या? वो कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। मनीष से तो मानो उस लड़की ने मुंह की ही बात छीन ली। मनीष तो भूल ही गए थे कि उनको उस जिन्न से चाहिए क्या। वो तो बस उस लड़की के प्यार में ऐसे पागल हुए, वो बस उसके साथ में यहां पर रहना चाहते थे। मनीष ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ शादी करूंगा और आप मेरे साथ रहोगी, मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दोगी। उसने कहा हाँ, आप जो चाहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन आपको मेरे से शादी करनी होगी। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जिन्न जो होते हैं, अगर वो किसी के साथ यहां पर शादी करते हैं, या तो वो अपनी मर्जी से करते हैं या फिर वो किसी इंसान को यहां पर गुलाम बनाने की प्रवृत्ति से करते हैं। जिन्न अगर बदला लेने पर आ जाए तो वो उस इंसान को तड़पा तड़पा के मारता है, ये उसकी फितरत है। और वो जिन्न इधर मनीष से सिर्फ बदला ही लेना चाहता था। मनीष ने उसके साथ में यहां पर शादी कर ली और मनीष बहुत खुश थे। वो जिन्न आम लोगों को कभी भी दिखाई नहीं देता था। इधर वो जिन्न जो था वो बेसिकली यहां पर मनीष के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल चाहता था। खैर मनीष ने जो मंत्र पढ़े थे वो गलत जरूर थे, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं थे। और वो विधि जो थी ना, मतलब सुलेमानी मोती की माला, वो पूरी की पूरी विधि जरूर ठीक थी। मंत्र उसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ जरूर हो गया था। इसी के चलते जो जिन्न जो था वो आते ही मनीष के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। अगर वो विधि पूरी गलत होती तो शायद से मनीष की यहां पर उसी वक्त मौत हो जाती, यानी कि पहले दिन ही उनकी मौत हो जाती। लेकिन वो विधि पूरी गलत नहीं थी, तो इसलिए जिन्न उनके सामने आया तो जरूर, लेकिन एक बिगड़े रूप में। वो बहुत गुस्से में आया था। वो मनीष के ऊपर पूरा कब्जा चाहता था। धीरे धीरे करके मनीष की हालत ठीक होने लगी, यानी कि
ऑफिस में उनका इंक्रीमेंट हो गया, पैसा अच्छा हो गया। पहले वो यहाँ पर महज 12,000 रुपये कमाते थे, अब वो 12 की जगह यहाँ पे 32,000 रुपये कमाने लग गए। और ये सारी चीज़ें जो थी 1 महीने के अंदर अंदर ही हो गई। ऐसा नहीं कि उनकी बहुत बड़ी लॉटरी निकल गई हो, नहीं। एक 1 BHK रेंटेड रूम में वो रहते थे, वो भी 2 लोगों के साथ में। अब उन्होंने यहाँ पर अपना अलग से घर ले लिया था, अलग से रेंटेड रूम में वो रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे करके उनका उस जिन्न पर बहुत ट्रस्ट हो चुका था, उसके साथ में वो रहते थे। और इसी के साथ साथ उसके साथ में जो थे उनके सेक्सुअल संबंध भी थे, जिनके साथ में सेक्सुअल संबंध भी थे उनके, वो हमेशा उसके साथ खुश रहते थे। न जाने 1 महीने के बाद में, अगली अमावस्या के बाद में उनके साथ में क्या हुआ, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़नी शुरू हो गई। उनके सर में इधर दर्द रहता था और इसी के साथ साथ वो दर्द धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। इतना बढ़ गया था वो दर्द कि मनीष यहां पर अपने बालों को नोचने पर मजबूर हो चुके थे। वो अपने बालों को नोचते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उस जिन्न से यहां पर मदद मांगते थे और वो जिन्न जो था यहां पर उनकी मदद नहीं करता था। ऐसा दिखाता था कि मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन वो मदद नहीं करता था। उसने धीरे धीरे करके मनीष का यहां पर ट्रस्ट जीता और उसके बाद में उसने मनीष की बॉडी पर यहां पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जिन्न जो होता है, अगर किसी के ऊपर हावी होता है तो वो सबसे पहले उस इंसान को मानसिक रूप से तोड़ता है, और यही उस जिन्न ने यहां पर किया था। ये पहले तो ट्रस्ट जीता, और जब ट्रस्ट जीत लिया उसके बाद में पूरा का पूरा शरीर और मानसिक रूप से, दोनों रूप से उनको तोड़ दिया। वो अपने बाल नोचते थे, हद से ज्यादा गुस्से में रहते थे, ऑफिस में काम पर उनका ध्यान नहीं लगता था। नौबत यहां तक आ चुकी थी कि उनकी जॉब जो है वो छूटने वाली है। ये सब कुछ उनके साथ में चल रहा था, बहुत मजबूर थे वो। और इसी के साथ साथ वो यहां पर सिर्फ मीठा खाया करते थे। पूरे दिन जो होते थे लड्डू वगैरह या फिर इधर कुछ भी उनको मिल जाए, मिठाई मिल जाए, उसको वो खाते थे। और कई बार जो उनका दोस्त है उसने ये देखा है कि मनीष जब इधर मीठे को खाते थे तो वो किसी जानवर की तरह उसको खाते थे। अगर कोई इंसान खाएगा तो वो एक लड्डू का पीस उठाएगा, उसको आराम से खाएगा। वो उसको नोच नोच करके ऐसे ऐसे मुंह के अंदर डालते थे, न जाने उन्हें ये चीज जैसे कभी दोबारा नसीब ही नहीं होगी। और इतना ज्यादा वो मुंह के अंदर ठूस लिया करते थे कि वो जो चीज होती थी वो बेसिकली उनके मुंह से नीचे भी गिर जाती थी और उसको दोबारा से फर्श से उठा करके वो खा लिया करते थे। बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से वो खाने को खाते थे। उनकी हालत यहाँ पर दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और इसी के साथ साथ उनकी आंखों में एक नशा दिखाई देता था, जैसे वो कुछ दिनों से यहाँ पर सोए ना हो। और बिल्कुल उनका शरीर जो था बेजान रहता था, बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि ये इंसान एक जिंदा लाश है। उनको देखकर बस यही लगता था। लेकिन अगर कोई उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश करता या फिर ये कहता कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसी हरकतें मत करो, तो वो उस इंसान की तरफ बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देखते हैं, ऐसी नजरों से मानो उनके अंदर खून उबल रहा हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से में देखते थे और लगातार कभी अपने बालों को नोचते थे, कभी अपने मुंह को नोचते थे और अजीब किस्म के उनको यहाँ पर दौरे पड़ते थे। इसी के चलते जो उनकी जॉब थी वो भी छूट चुकी थी। उनको यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर एक चीज जो सबसे ज्यादा ऑड थी मनीष के बारे में, वो ये थी कि वो अब पीठ झुका करके चलते थे, जैसे मानो उनकी पीठ के ऊपर बहुत भारी बोझ हो, और वो बोझ किसी को दिखाई नहीं देता था। मनीष की पीठ पर वो बोझ रहता था और मनीष झुकी कमर लेकर के, जैसे एक 70-75 साल का बूढ़ा आदमी चलेगा, उस तरीके से वो चलते थे। बड़ी अजीब सी बात थी। इत्र वो बहुत ज्यादा लगाते थे, सेंट वो बहुत ज्यादा लगाते थे। हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे सेंट में नहा चुके हों, इतना ज्यादा सेंट वो लगाते थे। इसी के साथ साथ वो किसी से बात नहीं करते थे, बिल्कुल आइसोलेटेड वो हो चुके थे। अकेली जगहों पर वो यहाँ पर बैठना पसंद करते थे, किसी से भी बात नहीं करना पसंद करते थे। ये सब कुछ चलता रहता था। उनकी जब यहाँ पर जॉब छूटी तो उनका दोस्त जो था उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया, और उस दिन मनीष चुपचाप अपने बेड पर लेटे हुए थे और वो अपने दोस्त से कहते हैं हाथ जोड़ करके, भाई मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा, मैंने बहुत बड़ी मुसीबत को दावा दे दिया, मुझे बचा ले भाई, मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे बचा ले, मेरे घर परिवार को बचा ले। वो कहता क्या हुआ, मुझे बता क्या हुआ। इतने में मनीष अपने दोस्त के पीछे देखते हैं और देख करके वापस उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं नहीं कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मैं तो देखना चाहता था कि तू कितना सीरियस हो गया, तू तो सीरियस हो गया है। वो कहते भाई तेरी हालत नहीं है मजाक वाली, तू अपनी हालत देख,
तू कह रहा मजाक कर रहा था, ये मजाक तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, तू मुझे सच सच बता कि आखिर बात क्या है। खैर, इसके बारे में वो अपने दोस्त को बाद में बताते हैं कि असली रीजन क्या था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी असलियत उसको रिवील नहीं करी। ये सब कुछ यहाँ पर चलता रहता था और वो जो था इंसान बहुत यहाँ पर दिक्कत का सामना कर रहा था। इसी के साथ साथ दिन प्रतिदिन वो कमजोर हो रहा था और मौत की तरफ वो बढ़ता जा रहा था। एक दिन उनका दोस्त यहाँ पर ऑफिस में बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि आखिर मनीष की ऐसी हालत हुई कैसे। कुछ कुछ शक जरूर था उनको कि ये इधर कुछ विधि वगैरह कर रहा है, शायद से काले जादू में फंसा हुआ है, ये सब कुछ तो उनको मालूम था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मनीष इतने बड़े जंजाल के अंदर फंस चुका है, इतने बड़े चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है जिससे उसको छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है। फोन के बारे में तो उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि वो फोन जो है उसमें आखिर क्या बात थी। वो यही सब सोच रहे थे कि उनको एक खबर मिलती है कि मनीष तीसरे माले से नीचे कूद चुका है और उसके दोनों पैर टूट चुके हैं। मनीष ने यहां पर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी और वो यहां पर अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। किस्मत ने भी न जाने कैसा खेल खेला उसके साथ, जो वो चाहता था वो भी उसको नसीब नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने मनीष के शरीर को देखते हुए ये बात बोली कि इतना पतला लड़का अगर तीसरे माले से नीचे गिर जाए और अगर ऐसा इंसान बच जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि अगर तीसरे माले से हट्टा कट्टा आदमी भी नीचे कूदेगा तो उसकी भी यहां पर जो है डेथ हो सकती है और ज्यादातर चांसेस होते ही हैं कि डेथ हो जाएगी। मनीष की सिर्फ टांगे टूटी थी, ना हाथ पे कोई चोट, ना सर पे कोई चोट, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब उनके दोस्त ने उसकी हालत देखी तो वो देख करके दंग रह चुके थे। मनीष ने जो अपने बाल थे वो नोच नोच करके उखाड़ लिए थे। वो अपने बालों को नोचता जरूर था, सर में दर्द होने की बात जरूर करता था और अभी भी हॉस्पिटल में लेटे लेटे भी उसने जो इधर बात बोली उसको सुन करके किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मनीष ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसको यह अंदाजा ही नहीं था कि उसकी टांगे टूट चुकी है। ऐसा नहीं था कि उसकी अभी तक सर्जरी हो गई हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब वो मिला था वो होश में था। वो कह रहा था मेरे सर के दर्द का इलाज कर दो। ये चीज बहुत ऑड थी क्योंकि सर का दर्द बहुत मामूली सी बात है पैर की चोट के सामने, लेकिन वो अभी भी सर के दर्द को लेकर के ही चिंतित था। इधर केस वगैरह भी रजिस्टर होता है और इसी के साथ में पूछताछ वगैरह भी होती है कि आखिर मनीष ने सुसाइड करने के बारे में क्यों सोचा। पर मनीष बस यही बोलता था कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था इसलिए मैंने ऐसा सोचा। किसी को भी वो सच नहीं बता रहा था और इसी के साथ साथ मनीष हमेशा एक कोने में देखता रहता था। जब भी कोई सवाल उनसे पूछा जाता तो वह कोने में देखते। इधर डॉक्टर्स वगैरह को मनीष की हालत देख करके लगा कि शायद ये इंसान जो है मेंटल पेशेंट है, लेकिन जब टेस्ट वगैरह कंक्लूड किए गए और इसी के साथ में उनके सेशंस वगैरह जब इधर हुए तो मालूम चला कि उनकी मेंटल कंडीशन एकदम स्टेबल है, पागलपने के लक्षण नहीं थे उनके अंदर। लेकिन हाँ, वो शायद से इस ट्रॉमा से बहुत डिस्टर्ब थे। मनीष के दोस्त को इधर लग गया था कि दाल में कुछ काला है। वो इधर थोड़ा बहुत जानते थे पैरानॉर्मल के बारे में और ये सब बातें पढ़ा करते थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनीष किस चक्कर में फंसा हुआ है, किस काले जादू में फंसा हुआ है, ये नहीं पता था। काला जादू हुआ भी है नहीं, ये भी नहीं पता था। बहुत रिसर्च करी, बहुत उन्होंने सोचा समझा, 1-2 दिन उन्होंने पूरे लगा दिए, बिना सोए वो इसी काम में लगे रहे। और उसके बाद में उन्हें एक चीज मालूम चलती है कि अगर किसी इंसान पर जिन्न का साया हो और जिन्न इधर बिगड़ जाए, यानी कि वो कंट्रोल में ना आए, तो वो उस इंसान को तड़पा तड़पा करके मारता है। और शायद ये जो दर्द अभी मनीष को हो रहा है, इस दर्द से जो वो जूझ रहे हैं, इसके पीछे शायद से जिन्न का ही हाथ है। उन्होंने और भी सर्च करा तो उनको थोड़ा बहुत मालूम चला, जितना भी हो सकता था थोड़ा बहुत और भी उनको मालूम चला। तो उनको ये चीज मालूम चल चुकी थी कि मेरे दोस्त के ऊपर एक जिन्न का साया है। इसने एक जिन्न को गुलाम बनाने की कोशिश की, जिसमें ये पूरी तरह से नाकाम रहा। खैर, इसके आगे जो हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वैसे ही वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। और ये एक कहानी नहीं है, एक कहानी नहीं है, इसके आगे भी एक कहानी है। तो इसलिए अगर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा ना तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी चली जाएगी और फिर जो चीज है वो ठीक नहीं रहेगी। आखिर उस फोन का क्या राज था, उस जिन्न ने आखिर उस फोन से ही क्यों कम्युनिकेट किया, उससे पहले वो फोन किसका था
और ये जिन जो है ये आखिर उनकी बॉडी से किस तरीके से निकलता है और किस तरीके से पुराने ओनर से कनेक्शन निकलता है उस फ़ोन का, और ये सारी बातें, ये सब तो मैंने अभी आपको बताई नहीं है। ये सारी बातें जो है मैं अगले पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा, और कल वो पार्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि 9 अप्रैल को वो पार्ट आपको मिल जाएगा। तो तब तक आप इंतज़ार ज़रूर कीजिए। तो आज का जो पार्ट था वो यहीं पर एंड होता है। तो मुझे आप ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मैं जानना ज़रूर चाहूँगा। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ उस स्टोरी को आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर डिटेल्ड एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को मुझे भेजें तो जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी सहजता और उसी डिटेल के साथ मैं आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उनको मेरे सामने रखा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी मुझे आप भेज सकते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।